दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। तीसरे चरण का मतदान होने वाला है जल्दी। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। युद्ध की रणभेरी बज चुकी है। इस समय युद्ध ज़बरदस्त रूप में है, चुनावी युद्ध। हर पार्टी के नेता, हर एक पार्टी लगी हुई है कि अपने अपने प्रयास कर रही है कि चुनाव में उनके प्रत्याशी की स्थिति मजबूत हो। अब देखिए, इस समय चुनाव में जो प्रमुख चेहरे हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और उधर इंडी गठबंधन से सोनिया जी, प्रियंका, राहुल और खड़गे जी हैं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हैं और टीएमसी से ममता बनर्जी हैं। सभी लोग लगे हुए हैं और ज़बरदस्त रूप में लगे। परंतु सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि हर जगह फाइट जो है हर राज्य में बीजेपी से ही हो रही है। ये एक नई चीज़ निकल कर के आई। पहले ये पोजीशन केरल, तमिलनाडु इन सब जगह नहीं थी साउथ में। आज साउथ में भी ये पोजीशन है कि फाइट भाजपा से हुई। केरल पे लगभग 7-8 लोकसभा सीटों में भाजपा से फाइट हुई है। यही पोजीशन तमिलनाडु में हुई, यही पोजीशन नॉर्थ में है, यही सभी राज्यों में। वहाँ पे हर प्रदेश में एक एक दल लड़ रहे हैं, परंतु उनका जो मुख्य संघर्ष आ रहा है वो भाजपा से ही आ रहा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 सीटों पे मतदान होने वाला है। 10 सीटों पे, जिनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल है। 80 सांसदों के निचले सदन में भेजने वाले राज्य में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। 7 मई को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक पार्टनर्स ने यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की है। सीट बंटवारे की व्यवस्था के अनुसार सपा को 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष 17 सीटों पे सबसे पुरानी पार्टी को आवंटित की गई। अब क्या है, लोकसभा में इस बार जो इंडी गठबंधन का और सपा का जो गठबंधन हो रहा है वो कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस की इसके पहले 2019 में सिर्फ 1 सीट निकली थी, सिर्फ 1 सीट, वो भी रायबरेली से। कम मार्जिन से निकली थी। पहले बहुत बहुमत से जीतते थे। अमेठी एक कभी नहीं हारे, सिर्फ एक बार 1977, मगर अमेठी भी बुरी तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। अब क्या है, कांग्रेस यहाँ से पलायन कर गई। सोनिया जी रायबरेली छोड़ के चली गई और राहुल गांधी भी वहाँ से हार गए। उसके बाद आए तो 352 दिन बाद वहाँ पे पहुँचे अमेठी में। तो इन सब से इनका जो 17 सीटों का गठबंधन हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि कांग्रेस सपा का गठबंधन हो गया, परंतु ना सपा कांग्रेस को सपोर्ट कर रही मतदाता उसका, ना ही कांग्रेस का मतदाता उनको सपोर्ट करा। ये सीटों का बंटवारा हुआ है मगर वोट की एकता नहीं हो, वोटों का गठबंधन नहीं हो पाया। सपा और कांग्रेस का सीटों का गठबंधन हुआ है। आपको और क्लियर कर दें कि यूपी की जो जहाँ पे चुनाव हो रहा है 10 सीटों में, इनमें जो सबसे बड़ी बात ये आ रही कि इसके पहले जो चुनाव लड़ा गया था 2019 में, उसमें बसपा और सपा ने मिलके और रालोद साथ में थी। तो पश्चिम में रालोद मजबूत थी, बसपा का अपना कैडर वोट है और सपा का अपना कैडर वोट है। तब जाकर के स्थिति ये हुई थी कि ये सीटें जीत पाए थे। 5 इनकी पहले थी और 5 ही दोबारा भी जीत पाए। 2014 में भी 5 और 2019 में भी 5। 5 में 2 सीटें एक ही प्रत्याशी इनका जीता। अब समस्या ये है कि बसपा का और रालोद जो है उनका इनके साथ ना होना कांग्रेस सपा के लिए एक काफ़ी हानिकारक आ रहा है। दूसरी आपको बताना है कि जो रामपुर वगैरह जो मुस्लिम बेल्ट थी उसमें आजम खां वगैरह या टीए हसन या तमाम मुस्लिम लीडर, उनका खुल के उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया समाजवादी पार्टी को। बसपा के हटने से क्या हुआ है कि सपा के अब बसपा के साथ कई मुस्लिम कैंडिडेट भी आए। इस कारण आपको बताना है बसपा की पोजीशन भी जो है अच्छी लड़ रही है तमाम जगह, और सपा का जो गठबंधन होना था उसका बेनिफिट सपा को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा आप देखिए क्या है, जबकि शेष 17 सीटें सबसे पुरानी पार्टी को आवंटित की गई हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024
चरण 3 में प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र और उम्मीदवार इस चरण में जिन प्रमुख सीटों पर पैनी नज़र है उसमें से कुछ हैं मैनपुरी, बदायूं, आगरा, हाथरस, एटा और आंवला है। अब आपको एटा का आपको क्लियर कर दें, एटा में ये पोजीशन है कि एटा के एक मेन वजह यह है कि वहाँ पे कल्याण सिंह जी के बेटे लड़ रहे हैं और एटा सीट भाजपा की गढ़ रही, कल्याण सिंह की गढ़ रही। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के बहुत मजबूत लीडर थे जिनकी ज़मीनी पकड़ बहुत ज़बरदस्त थी। तो राजवीर के लड़ने से आपको बता रहे हैं कि कल्याण सिंह के प्रति ज़बरदस्त वहाँ पे सहानुभूति है। इसके अलावा क्या है, एटा में एक बात और आ रही है कि एटा में जो दूसरा कैंडिडेट इन्होंने लड़ाया है उस कैंडिडेट की वो पोजीशन नहीं है जो कल्याण सिंह की वहाँ पे सहानुभूति लहर है। बदायूं में सपा नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और बसपा के मुस्लिम खान के खिलाफ बीजेपी के दुर्विजय सिंह साक्य को मैदान में उतारा गया। आपको क्लियर कर दें, बदायूं में क्या है कि वहाँ पे शिवपाल के बेटे आदित्य को दिया गया। अब ये है कि आदित्य को शिवपाल जी में और अखिलेश में दोस्ती भी है, अंदर से प्रतिस्पर्धा भी है कि अखिलेश ने इसके पहले भी खास तौर से शिवपाल सिंह यादव को नहीं उठने दिया, तो उनके लड़के को जानबूझ करके आदित्य को बदायूं से लड़ाया गया है कि तुम यहाँ से लड़ने के बाद तुम्हारा भाग्य अब तय करेगा आगे की राजनीति। ये स्थिति है। वहीं पे शिवपाल का जो गुट है वो अंदर से महसूस कर रहा है कि अखिलेश जी की लॉबी का उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन्हें अंदर से निपटाया जा रहा है। ऐसी खबरें सपा के खेमे से छन करके आ रही हैं, इनमें सत्यता है। दूसरी आपको बता दें, सबसे उसमें एक चीज़ और है कि बदायूं में बसपा ने मुस्लिम खान को खड़ा किया है। मुस्लिम बिरादरी में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है और वो सपा के आधार वोट को काट रहे हैं। तो आदित्य की सीट वहाँ पे बहुत बुरी तरीके फंस रही है। ये बात आदित्य को भी चिंता है, शिवपाल को चिंता है कि ऐसी जगह से हमको लड़ाया गया, काश अगर इनको आजमगढ़ से लड़ा दिया जाता, निघौली कला से लड़ा दिया जाता, कहीं से भी लड़ा दिया जाता या इटावा से लड़ा दिया जाता या किसी भी सीट से, तो स्थिति दूसरी होती। ये चीज़ भी सपा में आ रही कि अखिलेश जी को, इतने बड़े लीडर थे, उनको यूपी विधानसभा देखना चाहिए था, कन्नौज से नहीं लड़ना चाहिए था, उसकी जगह इनको लड़ाते। ये चीज़ सपा में, चूँकि इनका भी अच्छा आधार है शिवपाल सिंह का। इसके अलावा 2019 में बदायूं सीट हार चुके हैं। अब बदायूं के तमाम लीडर सपा के भाजपा में चले गए हैं। ऐसी जगह आदित्य को लड़ाना, ये सपा के पुराने कार्यकर्ता को बात समझ में नहीं आ रही और पच नहीं रही। दूसरी आपको बता दें, सपा ने 2014 में बदायूं लोकसभा सीट जीती थी बहुत कम मार्जिन से। 2019 में वह भाजपा से हार गई थी, बुरी तरह से हार गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी इस सीट को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। हकीकत में इस सीट में राजनीति की जा रही है शिवपाल को निपटाने की, ऐसा सपा के लोगों से की खबरें हैं। हाथरस की चुनावी लड़ाई में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि भाजपा के उम्मीदवार हैं और उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा के जसवीर वाल्मीकि हैं। वहीं बसपा ने हेम बाबू धनगर को मैदान में उतारा है। यूपी के एटा में प्रमुख उम्मीदवार बीजेपी के राजवीर सिंह और सपा के देवेश साक्य। अब आपको क्लियर कर दें, हाथरस में जो है अनूप वाल्मीकि को भाजपा में पहले दलित वोट कम था, इधर दलित और आदिवासी वोट बहुत बढ़ा है। ये भी एक वजह है कि भाजपा की मजबूत पोजीशन हुई। पूरे देश में वाल्मीकि वोट जो है और खटिक वोट, जिसको सोनकर वोट कहते हैं, वो भाजपा की ओर रहता है और कुड़ील वोट यूपी में जो है वो बसपा के साथ रहता है। यादव वोट सपा के साथ रहता है बहुतायत में। ऐसे वाल्मीकि के लिए इन्होंने, जो सपा ने वाल्मीकि उतारा है और वहाँ ऑलरेडी वाल्मीकि बीजेपी, तो वाल्मीकि का जो है वो भाजपा का जो प्रत्याशी है वो वहाँ का अनूप वाल्मीकि पूरे देश के वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा लीडर है। यहाँ पर भी बहुत तगड़ी टक्कर है और सपा अपने प्रत्याशी को फाइट में कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अब आप देखिए एटा का जो स्थित है, एटा में चूँकि उनका चल रहा है और कल्याण सिंह इसके पहले थे, उनके साथ इस बार कल्याण सिंह के ना होने से लोग उनकी अपील जो है
कि कल्याण सिंह ने ये कई बार कहा था कि यहाँ से हम जब तक रहें या ना रहें, मगर यहाँ से भाजपा को जिताते रहना। और राम मंदिर के लिए वो मरने से पहले कह गए थे राम मंदिर बन। इस चीज़ का एटा में बहुत ज़्यादा वो चल रहा है प्रभाव। अब देखिए क्या है, संभल सीट में क्या है, संभल सीट में फाइट होती, परंतु आज की स्थिति ये हो गई संभल में प्रमोद किशन के जाने से तमाम संभल के लीडर्स को, सपा के लीडर भाजपा के जाने पे क्या हुआ, वहाँ पे सपा की सीट फंस गई। और कांग्रेस के जैसे प्रमोद किशन तमाम लीडर भाजपा में, तो भाजपा की दूसरी एक बात आ रही कि भाजपा में योगी का इतना ज़बरदस्त प्रभाव चल रहा है कि आज की डेट में जिस तरह से कभी पंडित गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह जैसे यूपी के सशक्त लीडर थे, उसमें योगी की आज जो पोजीशन है, लोगों का ये कहना है कि योगी इन सबसे ज़्यादा मजबूत के रूप में उभरे हैं। तो यहाँ पे उनका जादू चल रहा, मोदी का उनका तो बहुत बड़ा प्रभाव है। अब अखिलेश की वो बात नहीं आ रही जो मुलायम सिंह जी में थी, ये भी एक बात है, ये भी एक बात। दूसरा, बसपा का साथ ना होना, रालोद का साथ ना होना। यहाँ एक बात और आ रही है कि जो सबसे ज़्यादा सत्ता उसी की होती है जिसके साथ दलित वोट पड़ता है। दलित वोट, पहले कांग्रेस को एक मुश्त दलित वोट जाता था तो कांग्रेस ने 30-35 साल शासन किया, बाद में जनता पार्टी को चला गया, जनता दल, तो वो आ गए। अब ये वोट जो है भाजपा की ओर भी जाने, इस समय जो दलित वोट है ये बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात है ये बढ़ रहा। चंद्रशेखर का भी प्रभाव है। दूसरी बात है, बहुजन पार्टी का तमाम लीडर जो हैं वो एक बहुत सीनियर अधिकारियों के लीडर उनकी पार्टी में, जो राजनीतिक पार्टी अपरोक्ष रूप से बनाए हुए हैं, और जितने भी दलित समाज के अधिकारी हैं उनका संगठन है, उन लोगों ने मिल करके एक राजनीतिक दल को सपोर्ट करके ये कैंडिडेट उतारे। दूसरा, चंद्रशेखर भी हर लोकसभा में या हर जगह, हर उसमें लगभग 5,000, 6,000, 7,000 का असर रखते हैं। चंद्रशेखर ने भी बसपा को डाउन किया है, सपा को भी डाउन किया है, इसलिए दलित वोट बढ़ गया है। मगर भाजपा की ने पकड़ बहुत ज़बरदस्त दलित वोट पे बना ली। यही एक बीजेपी का सबसे बड़ा मजबूत आधार है। इसी कारण आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो प्रत्याशी ने नाम कांग्रेस में वापस लिया, सूरत में जो भया, जो सूरत में कांग्रेस का प्रत्याशी, वो वजह है कि ये लोग ये जान रहे हैं कि सबसे बड़ी जो ज़मीन थी दलित वोट, उसमें भाजपा ने इस बार पकड़ बहुत मजबूत बना ली। और आदिवासियों में अब क्या होता है ये तो रिजल्ट बताएगा, मगर कुल मिला के हर सीटों में भाजपा लड़ रही है, हर प्रदेश में, हर एक के साथ। जीतेगा कौन ये 5 जून ही बताएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।